एक मुकदमा चल रहा है जिसमें एक इंसान की गवाही है और ये इंसान कुछ बरस के बाद उस देश का प्रधानमंत्री बन जाता है और तब वो उस गवाही को, इस बयान को पूरी तरह पलट देता है। ये इंसान बगल के पाकिस्तान का प्रधानमंत्री है। ये घटना पाकिस्तान की है जिसमें एक नया सफ़ा, एक नया अध्याय जुड़ा है, क्योंकि एक मूर्ति को बम से उड़ा दिया गया है। किसने बम लगाया, मकसद क्या है, उनके साथ नाइंसाफ़ी क्या हुई और इस पूरी नाइंसाफ़ी का नेहरू और पटेल और इंडिया का कनेक्शन क्या है। उधर जिनके चलते इस सिलसिले की शुरुआत हुई वो क्यों हलकान हैं, क्यों वो मिन्नतें कर रहे हैं ट्रक ड्राइवर से दुनिया भर की कि आओ और हमारे मुल्क को संवार लो। ब्रिटेन में आखिर हाहाकार क्यों मचा हुआ है, सब बताएंगे आपको आज के दुनियादारी में। नमस्कार, मेरा नाम सौरभ द्विवेदी है और आप देख रहे हैं अंतरराष्ट्रीय खबरों से जुड़ा लल्लन टॉप का अपना प्रिय कार्यक्रम दुनियादारी। साल 1948, तारीख 27 मार्च, शाम के वक्त ऑल इंडिया रेडियो का न्यूज़ बुलेटिन प्रसारित होता था। उस रोज के बुलेटिन में स्टेट्स डिपार्टमेंट के सचिव वीपी मेनन की प्रेस कॉन्फ्रेंस की खबर चली। वीपी मेनन को आज़ाद भारत के एकीकरण का शिल्पकार माना जाता है, पटेल के, सरदार पटेल के अहम सहयोगी। बकौल बुलेटिन मेनन ने मीडिया के सामने कहा था कि कलात के राजा भारत में विलय के लिए दबाव डाल रहे हैं, लेकिन भारत का इससे कोई लेना देना नहीं है। अगले दिन देश के गृह मंत्री सरदार पटेल ने इसका सीधा खंडन किया। पटेल गृह मंत्रालय के साथ साथ स्टेट्स की मिनिस्ट्री का काम भी देख रहे थे। उन्होंने कहा कलात के राजा की तरफ से ऐसा कोई प्रस्ताव नहीं आया। फिर 30 मार्च को प्रधानमंत्री नेहरू ने भी कह दिया कि ऑल इंडिया रेडियो में चली खबर गलत है, वीपी मेनन ने ऐसा कोई बयान ही नहीं दिया। और इस तरह से भारत सरकार ने जैसे बलोचिस्तान से पल्ला झाड़ लिया था। जब भारत में नेता एक दूसरे की बात काटने में व्यस्त थे, तब तक पाकिस्तान ने बलोचिस्तान में खेल कर दिया था। कलात बलोचिस्तान की एजेंसी का सबसे बड़ा प्रांत था। भारत पाकिस्तान के बंटवारे के 7.5 महीने बाद तक यह इलाका स्वतंत्र रहा था। जिस दिन वीपी मेनन की प्रेस कॉन्फ्रेंस की खबर आई थी, उसी दिन मोहम्मद अली जिन्ना के आदेश पर पाकिस्तान की आर्मी ने कलात पर हमला किया। कलात के राजा मीर अहमद यार खान को उठाकर कराची लाए और जबरदस्ती विलय के कागजात पर उनसे दस्तखत करवाए। ज्यादातर बलोच नागरिक इस विलय को तब से अब तक गैर कानूनी मानते हैं। पिछले 73 साल से वहां लगातार आज़ादी की मांग उठती रही है। पाकिस्तान की सरकार इस आंदोलन को हिंसा के दम पर कुचलती है। हिंसा के समय पाकिस्तान बच्चों, बूढ़ों और महिलाओं को भी नहीं बख्शता। साल 2007 में पाकिस्तान के मानवाधिकार आयोग ने सुप्रीम कोर्ट में बलूचिस्तान के 148 लोगों की एक सूची भी दाखिल की थी। ये वो लोग थे जो अचानक गायब हो गए थे, किसी को उनके बारे में नहीं पता था और इनको गायब करने का, इनके अपहरण का, इन्हें मारने का, इनकी नेस्तनाबूद करने का, इनके वजूद को खत्म करने का इल्ज़ाम लगा था किसी अपराधी पर नहीं, पाकिस्तान की सरकार पर। बलूचिस्तान क्षेत्रफल के हिसाब से पाकिस्तान का सबसे बड़ा प्रांत है। इसकी सीमा ईरान और अफगानिस्तान से मिलती है। सामरिक दृष्टि से ये इलाका पाकिस्तान के लिए बहुत खास है। उसके 3 नौसैनिक अड्डे बलूचिस्तान में हैं और उसका चगाई परमाणु परीक्षण स्थल भी। इसके अलावा बलूचिस्तान में तांबा, सोना और यूरेनियम का भंडार भी है। वहाँ संसाधनों की कोई कमी नहीं है, लेकिन उसका लाभ स्थानीय लोगों को नहीं मिलता। बलोच लोगों की भागीदारी कम है और शिक्षा का प्रचार प्रसार भी। मानवाधिकार उल्लंघन, दमन और हिंसा के बीच जाहिर सी बात है कि बगावत जन्म लेती है और इसी बगावत की बुनियाद पर बना एक अलगाववादी संगठन बलोचिस्तान लिबरेशन आर्मी, शॉर्ट में इसको कहते हैं BLA। इनका कहना है कि आज़ाद बलूचिस्तान चाहिए, वो भी बस उतना नहीं जितना पाकिस्तान के पास है, बल्कि ग्रेटर बलूचिस्तान, जिसे पहले हिंदुस्तान के मुगलों और फारस के सफाविद एम्पायर ने बांटा, फिर इसे बांटा ईरान और ब्रिटेन ने। थोड़ा हिस्सा ईरान में गया, थोड़ा अफगानिस्तान में और बाकी आया पाकिस्तान के पास। कई सारे बलूचिस्तानी लोगों की तरह BLA भी ऐतिहासिक बलूचिस्तान को एक करके अलग स्टेट बनाना चाहता है। BLA पश्चिमी पाकिस्तान में बेस्ड है। ये पाकिस्तान से सटे अफगान इलाकों में सक्रिय है। पिछले 20 साल से सक्रिय ये संगठन अब तक दर्जनों हमले कर चुका है। पाकिस्तान, अमेरिका, ब्रिटेन और यूरोपियन यूनियन BLA को आतंकवादी संगठन घोषित कर चुके हैं। पाकिस्तान ने अप्रैल 2006 में BLA पर प्रतिबंध लगा दिया था। उस दौर में पाकिस्तान के राष्ट्रपति हुआ करते थे परवेज मुशर्रफ। BLA ने साल 2005 में
मुशर्रफ को मारने की कोशिश की थी, कामयाब नहीं हो पाए, लेकिन इसके बाद बीएलए सरकार के निशाने पर आ गया। बलूचिस्तान के जिस घर में जिन्ना ने अपनी जिंदगी के आखिरी बरस बिताए थे, उसे पाकिस्तान की सरकार ने संजो कर रखा था। जून 2013 में बीएलए ने रॉकेट से हमला कर उस घर को उड़ाया था। जून 2020 में पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज पर भी बीएलए ने हमला किया था। आपने स्टॉक एक्सचेंज पर हमले की कहानी सुन ली, अब एक और दिलचस्प वाकये को सुनिए। ये कहानी जनवरी 2009 की है। लंदन की एक अदालत में बीएलए के 2 बड़े नेताओं पर मुकदमा चल रहा था। इस केस में पाकिस्तान से एक गवाह वीडियो कॉल के जरिए शामिल हुआ बतौर समर्थक। उसने अदालत में जो बयान दिया वो हैरान करने वाला था। ऐसा क्या था बयान में? उसने कहा, माय लॉर्ड, अगर मैं बलूचिस्तान का रहने वाला होता तो मैं भी हिंसा का रास्ता इख्तियार करने पर आमादा होता। बलूचिस्तान सबसे गरीब प्रांत है पाकिस्तान का। सेना ने वहां कई नागरिकों को अगवा किया, कईयों की हत्या की, करीब 75,000 को बेघर कर दिया, चुनाव में धांधली की, अदालतों को कंट्रोल किया। जनरल परवेज मुशर्रफ ने अपनी सत्ता का दुरुपयोग किया। बलूचिस्तान में सैकड़ों लोग लापता कर दिए गए और गैर कानूनी तरीके से हत्याएं की गई। बलूचिस्तान के साथ यूं बढ़ता गया मानो ये पाकिस्तान का हिस्सा ना होकर इसका गुलाम हो। और आप जानते हैं कि ये गवाह कौन था? ये थे इमरान खान, जो इस वक्त पाकिस्तान के माननीय प्रधानमंत्री हैं। सत्ता के शिखर पर पहुंचने के बाद जाहिर सी बात है कि उनके स्वर बदल गए। उनकी नज़र में बीएलए एक समय स्वतंत्रता सेनानी थे, लेकिन आज आतंकवादी हैं। बलूचिस्तान की हालत वैसी की वैसी है, परवेज मुशर्रफ से इमरान खान तक। अब आपके मन में प्रश्न आ रहा होगा कि आज के दिन बीएलए, बलूचिस्तान, इन सब की चर्चा क्यों? दरअसल बीएलए का नाम एक और हमले में सामने आया है। इसी साल ग्वादर में पाकिस्तान के संस्थापक मोहम्मद अली जिन्ना की आदमकद मूर्ति स्थापित की गई थी और 27 सितंबर को इस मूर्ति को बम लगाकर उड़ा दिया गया। इस हमले की जिम्मेदारी बीएलए ने ली है। जिस इलाके में मूर्ति लगी थी उसे सेफ जोन माना जाता है। बीएलए के लोग यहाँ पर टूरिस्ट की वेशभूषा में घुसे और अपना काम कर फरार हो गए। अभी तक किसी की गिरफ्तारी की रिपोर्ट नहीं है, लेकिन आशंका जताई जा रही है कि पाकिस्तान इस हमले का बदला बेगुनाह बलूच नागरिकों पर हमला कर लेगा, जो कि उसका पुराना और पसंदीदा शगल रहा है। वैसे हमारे दुनियादारी के राइटर सोनू जी का एक और ऑब्जर्वेशन है इस मामले में। उनका कहना है, जिन्ना ने इस्लाम को आगे करके इसके नाम पर नया देश बनाया था, सफल भी रहे। उनके बाद के हुक्मरानों ने इसी धर्म के झुंझुने का इस्तेमाल करके अपनी जनता को पीछे रखा, कट्टरपंथियों के हवाले रखा। आज भी बुरा हाल है और इस्लाम में बुत परस्ती को नकारा गया है। धर्म के नाम पर अलग देश बना लिया, न तरक्की की, न धर्म का पालन कर पाए, रह गया तो सिर्फ धर्म का झुंझुना। बाकी हमारा व्यक्तिगत तौर पे ये मानना है कि सब देशों को अपने मौजूदा स्वरूप की चिंता करनी चाहिए, तभी वो अपने अतीत का गौरवगान करें तो बेहतर है। बलूचिस्तान के चैप्टर को अब यहीं रोकते हैं और अब चलते हैं वहाँ जिनकी वजह से ये विभाजन हुआ, ये बवाल हुआ और ये हालिया बयान हुआ। ब्रिटेन, अंग्रेज़ों का देश। अब अंग्रेज़ों के देश में क्या हो रहा है? वहाँ पर एक भारी भरकम हड़ताल हो रही है और उसके चक्कर में देश अस्त व्यस्त हो गया है। बताते हैं आपको इसके बारे में, पर पहले जानिए ट्रक ड्राइवर्स, हैवी ड्राइवर्स, एक ऐसी कौम जो हमारी और आपकी ज़िंदगी आसान करती है। देखते हैं लेकिन अक्सर हम उन्हें देख कर भी नहीं देखते। कभी फुर्सत मिले तो गौर करिएगा, अगर वो ना होते तो हमारा जीवन कैसे आगे बढ़ता। छोटी से छोटी ज़रूरत की चीज़ कोई ट्रक वाला, जब आप ये वीडियो देख रहे हैं या मैं ये वीडियो शूट कर रहा था तब भी सड़क पर अपने ट्रक पर लाद कर सफ़र कर रहा होगा। तो इन ट्रक ड्राइवर्स की ज़िंदगी, इनका जीवन अहम है, सिर्फ हम हिंदुस्तानियों के लिए ही नहीं, विदेशियों के लिए भी। तो सोचिए अचानक से सड़कों पर ट्रक चलने बंद हो जाएं, ट्रक ड्राइवर्स की कमी हो जाए, या वो एक दिन कहें आज काम करने का मन नहीं है बॉस, तो क्या हो सकता है? नहीं सोच पा रहे तो हम इतिहास के पिटारे से एक कहानी सुनाते हैं और फिर वर्तमान पर लाके आपकी सोच को विस्तार देते हैं। कहानी बोला है पर सब कुछ सत्य है। बात 1972 की थी और घटना दक्षिण अमेरिकी देश चिले की। वहाँ कम्युनिस्ट नेता सल्वाडोर अलांदे का शासन चल रहा था। कोल्ड वॉर का दौर था। अलांदे जाहिर सी बात है सोवियत संघ के करीब थे और अमेरिका पूरी दुनिया में कम्युनिस्ट शासन या उसके करीबियों को नेस्तनाबूद करने की कोशिश में लगा था। इसी प्लान के तहत अमेरिका गया चिले में अलांदे सरकार को अस्थिर करने के लिए और जिम्मा सौंपा उसने अपनी खुफिया एजेंसी CIA को। CIA ने पहला दांव सरकार को अस्थिर करने के लिए ट्रक ड्राइवर्स पर लगाया। अक्टूबर 1972 में ट्रक ड्राइवर्स के संगठन ने चिले में हड़ताल का ऐलान कर दिया।
ये हड़ताल 24 दिनों तक चली। जाहिर सी बात है, लोग खाने तक के लिए तरस गए, पूरा देश थम गया, व्यवस्था हो गई। दुकानों में राशन की कमी, अस्पतालों में दवा की कमी, गाड़ियों के लिए ईंधन खत्म और बुनियादी ज़रूरतों की चीज़ों की सप्लाई पूरी तरह ठप। इस हड़ताल ने जिले की अर्थव्यवस्था को बीमार कर दिया। अलामदेह इस घटना से हुई, जो इस हड़ताल से जो व्यवस्था हुई उससे कभी उबर नहीं पाए। उनके खिलाफ लोगों का आक्रोश बढ़ गया और इसका फायदा सेना के एक गुट ने उठाया और सितंबर 1973 में बगावत कर दी। सल्वाडोर अलांदो ने प्रेसिडेंशियल पैलेस के भीतर खुद को कैद कर लिया और फिर आत्महत्या कर ली। इसके बाद चिले पर जनरल अगस्तो पिनोशे की तानाशाह सरकार ने कब्जा भी कर लिया। अब यहीं पर आप कमेंट बॉक्स में लिखेंगे तानाशाह कब आएगा? आएगा, थोड़ा यूपी से फुर्सत पालें, ज़रूर आएगा, हौसला बना के रखिए। बहरहाल कहानी आगे बढ़ाते हैं। उस बरस ट्रक ड्राइवर्स की हड़ताल ने चिले में सरकार गिरा दी और अब क्या हुआ है? हम इतिहास से वर्तमान में आ गए हैं। दरअसल ट्रक ड्राइवर्स के चलते दुनिया के सबसे विकसित देशों में से एक ब्रिटेन की हालत बिगड़ रही है। ब्रिटेन ट्रक ड्राइवर्स की भारी कमी से जूझ रहा है और इसके चलते पेट्रोल पंपों में ही अलग किस्म का सूखा पड़ गया है। यहाँ पर गाड़ियों की लंबी कतारें लगी हैं। दहशत में जी रहे लोग स्टॉक करने की फिराक में हैं और हालत इतने बिगड़ गए हैं कि सरकार सेना उतारने पर विचार कर रही है। तो असली कहानी क्या है ब्रिटेन के ईंधन संकट की, और इस संकट में ब्रेग्जिट की क्या भूमिका है? क्या सेना उतारने से स्थिति सुधर जाएगी और ब्रिटेन के सामने भविष्य की क्या चुनौतियां हैं? जान लीजिए, दुनियादारी देखते हैं। पिछले कई हफ्तों से ब्रिटेन का ये बड़ा संकट चल रहा है और बात सिर्फ ईंधन तक की नहीं है। असल मामला सप्लाई चेन का है, ट्रक ड्राइवर्स का है। अभी तक रेस्तरां और सुपरमार्केट्स में कच्चे माल की सप्लाई धीमी पड़ रही थी, लेकिन तब तक सरकार निश्चिंत थी। लेकिन जैसे तेल चपेट में आया, ज़रूरी चीज़ें चपेट में आई, रोज़ाना की ज़िंदगी मुश्किल हुई, सरकार के कान खड़े हो गए। हम जानते हैं कि ब्रिटेन के 90% से ज़्यादा पेट्रोल पंप में इस वक्त सूखा पड़ा है, यानी फ्यूल नहीं है। कई पेट्रोल स्टेशन बंद करने पड़े। जहां स्टॉक बचा है वहां लंबी कतारें लगी हैं और जमाखोरी चल रही, जैसा मैंने आपको बताया। पर सिर्फ जमाखोरी नहीं चल रही, आक्रोश भी है और इसके चलते पुलिस और आम लोगों के बीच झड़प। तो क्या स्टॉक खत्म हो गया है? नहीं। सभी बड़ी तेल कंपनियों और सरकार ने बार बार कहा ईंधन की कमी नहीं है, पर्याप्त स्टॉक है, पर मिल क्यों नहीं रहा? एक उदाहरण से समझिए। मान लीजिए आपको एक ब्रेड का पैकेट खरीदना है, आप क्या करेंगे? या तो आप घर के पास वाली दुकान से खुद जाकर खरीद लेंगे या फिर ऐसी जगह से ऑनलाइन ऑर्डर प्लेस करेंगे जो कम से कम समय में आप तक ब्रेड भेज दे। आमतौर पर आपके पास की दुकान में ब्रेड बन नहीं रहा होगा, वो असल में एक सेलिंग पॉइंट है। ब्रेड फैक्ट्री में बनती है और चरणबद्ध तरीके से नीचे के सप्लायर्स तक पहुंचती है। आम उपभोक्ता सीधे फैक्ट्री से नहीं खरीदते, ये संभव भी नहीं है। अंतिम व्यक्ति तक सामान पहुंचाने के लिए पूरी चेन काम करती है, जिसे सप्लाई चेन कहते हैं और इसका चलायमान होना जरूरी है। और ब्रिटेन की दिक्कत इसी सप्लाई चेन से जुड़ी है। कृपा यहीं अटकी है। ईंधन भरपूर है पर सेलिंग पॉइंट तक नहीं पहुंच रहा। कोई आदमी तेल भरवाने बड़ी कंपनियों के गोदाम तक तो जाएगा नहीं, चलते फिरते रास्ते में पेट्रोल पंप पर ईंधन चाहिए और ये भरोसा भी होता है कि जब गाड़ी में तेल खत्म हो रहा हो कि अगले पंप से भरवा लेंगे, और विश्वास भी कि वहां मिल जाएगा। सब इसी भरोसे पर चल रहा है। अब बिना ईंधन की गाड़ियां आगे नहीं बढ़ेंगी और नहीं बढ़ेंगी तो काम पे पॉज लग जाएगा। ब्रिटेन में ऐसा ही हो रहा है और इसकी वजह है ट्रक ड्राइवर्स की कमी। ट्रक ड्राइवर्स सप्लाई चेन की अहम कड़ी है। ज़रूरत की चीज़ों को सेलिंग पॉइंट्स तक पहुंचाने के लिए बड़े बड़े ट्रकों का इस्तेमाल होता है जो हज़ारों किलोमीटर का सफ़र तय करते हैं, सप्लाई चेन को दुरुस्त रखते हैं। इन्हें चलाने के लिए प्रशिक्षित अनुभवी ड्राइवर्स की ज़रूरत होती है। ब्रिटेन में इस समय 1 लाख से ज़्यादा ट्रेंड ट्रक ड्राइवर्स की कमी है। ड्राइवर्स के बिना जाहिर सी बात है कि ट्रक बंद पड़े हैं और सप्लाई चेन अस्त व्यस्त हो गया। अब ड्राइवर की कमी की वजह क्या है? पहला कारण ब्रेग्जिट। 1 फरवरी 2020 को ब्रिटेन ने यूरोपियन यूनियन से नाता तोड़ा। ईयू के देशों के बीच तब तक खुला व्यापार होता था, सबकी सीमाएं एक दूसरे के लिए खुली थी, तो लोगों के लिए एक जगह से दूसरी जगह जाकर रोजगार और अवसर तलाशना आसान था। लेकिन ब्रेग्जिट के बाद ब्रिटेन ने दरवाजे कर लिए बंद। ईयू के नागरिकों की एंट्री में वीजा और तमाम कागजी कार्रवाई की दरकार होने लगी। ब्रेग्जिट से पहले ईयू के सदस्य देशों के 25,000 से ज़्यादा ट्रक ड्राइवर ब्रिटेन में काम करते थे। ब्रेग्जिट हुआ तो उन्होंने बाय बाय कर दिया और इसके चलते कमी हो गई। और भी वजह है। दूसरी वजह क्या है? कोरोना महामारी। इस दौरान कई ट्रक ड्राइवर्स ने दूसरी नौकरियां तलाश ली। यूरोप के और भी जो देशों के ड्राइवर काम कर रहे थे कागजी कार्रवाई पूरी कर, वो भी वापस काम पर नहीं लौटे। महामारी के चलते ट्रक का टेस्ट और ट्रेनिंग का काम भी धीमा पड़ गया, वहां भी बैकलॉग हो गया। मीडिया रफ्तों के मुताबिक 40,000 से ज़्यादा एप्लीकेशन पेंडिंग है। तो ये है वजह नंबर 2। वजह नंबर 3 ट्रक ड्राइवर्स के लिए उपलब्ध सुविधाओं से जुड़ी है। ब्रिटेन में ट्रक ड्राइवर्स की रिटायरमेंट की औसत एज है 55 साल।
लेकिन जैसे जैसे वक्त बीत रहा है, रिटायर होने वाले ड्राइवर्स की संख्या बढ़ रही है और नए लोग इस पेशे में आने से कतरा रहे हैं, क्योंकि उन्हें इसमें कमाई और भविष्य को लेकर आशंकाएं हैं। साथ ही ब्रिटेन में ड्राइवर्स की सुविधाओं का ध्यान नहीं रखा जाता। एक रात की पार्किंग के लिए 3,000 रुपये तक चार्ज देना पड़ता है। ब्रिटेन का एक अखबार है द गार्जियन, उसकी रिपोर्ट के मुताबिक फ्रांस अपने यहाँ ट्रक ड्राइवर्स को फ्री पार्किंग देता है, नहाने की सुविधा भी देता है और ब्रिटेन को छोड़कर बाकी देशों में भी ट्रक ड्राइवर्स से पार्किंग और छोटी मोटी सुविधाओं के लिए पैसा नहीं लिया जाता। लेकिन ब्रिटेन में लोग हचक के चार्ज करते हैं, इसीलिए जो ड्राइवर हैं यूरोप के, वो ब्रिटेन के बजाय दूसरे देश प्रेफर करते हैं। अब ये तो हो गए बड़े कारण। अब निवारण की बात करते हैं। आगे का रास्ता क्या है, सरकार क्या कर रही है। 27 सितंबर को सरकार ने बताया कि सेना को अलर्ट पर रखा गया है, जरूरत पड़ेगी तो उतारा जाएगा। सेना के ट्रक ड्राइवर्स को ट्रेनिंग भी दी जा रही है। सेना के अलावा तेल कंपनियों की बात करें तो वो भी कंपटीशन लॉ को अस्थायी तौर पर निलंबित कर चुकी हैं। इसके बाद क्या होगा, कंपनियां एक दूसरे के साथ आसानी से सूचनाएं साझा कर सकेंगी और जहां जरूरत होगी वहां फौरन सप्लाई पहुंचा सकेंगी। इसके अलावा ब्रिटेन की सरकार ने 10,500 विदेशी लॉरी ड्राइवर्स और पोल्ट्री वर्कर्स को अस्थायी वीज़ा देने का फैसला किया है। 4,000 नए ट्रक ड्राइवर्स को भी प्रशिक्षण देने का ऐलान हुआ है। सरकारी खर्चे पर ट्रेन किया जाएगा। इसके अलावा जिन लोगों के पास ट्रक चलाने का लाइसेंस है और दूसरा काम कर रहे हैं, उन्हें सरकार की तरफ से मिली है एक चिट्ठी में दरख्वास्त है, आ जाओ प्यारे, संभाल लो स्टेयरिंग। तो क्या सरकार के इन कदमों से सब ठीक हो जाएगा? पूरे दावे से तो नहीं कहा जा सकता। अगर सब सरकार की योजना के अनुसार चला तो कुछ समय के लिए स्थिति सामान्य हो सकती है, लेकिन आगे का वक्त आशंकाओं से भरा दिखता है। सरकार की ज़्यादातर योजनाएं टेम्परेरी हैं, ब्रेग्जिट परमानेंट है, मतलब ये कि यूरोप के बाकी हिस्सों से ट्रक ड्राइवर्स का आना मुश्किल बना रहेगा। ड्राइवर्स की बुनियादी सुविधाओं और बेहतर भविष्य की तरफ किसी का ध्यान नहीं है, किसी भी देश में नहीं है। आप अपने इर्द गिर्द के ड्राइवर्स से बात करिए, आपको उनकी समस्याएं समझ में आ जाएंगी। दुनियादारी में हमारा खबरें बताने का मकसद भी यही होता है कि दुनिया में जो कुछ हो रहा है उससे हम सबक लें और अपने देश को, अपने समय को, अपने इर्द गिर्द को बेहतर करें। यह था आज का दुनियादारी, लेकिन जाने से पहले सुर्खियां भी। पहली सुर्खी अफगानिस्तान से है। 27 सितंबर को यूएन जनरल असेंबली में अफगानिस्तान के बोलने की बारी थी। अशरफ गनी सरकार के प्रतिनिधि गुलाम इसाकजई यूएन को संबोधित करने वाले थे, पर ऐन मौके पर उन्होंने नाम वापस ले लिया। इसके पीछे की वजह पता नहीं चल पाई। इसाकजई ने भी कोई बयान नहीं दिया। 20 सितंबर को तालिबान ने जनरल असेंबली में एक चिट्ठी भेजी थी, जिसका मजमून ये था कि अशरफ गनी अब पाकिस्तान की सत्ता में नहीं है, इसलिए उनकी तरफ से नियुक्त प्रतिनिधि हमें रिप्रेजेंट नहीं करता। तालिबान की मांग थी कि उनकी तरफ से नियुक्त दूत को बोलने का मौका दिया जाए। इस दावे पर बहस क्रेडेंशियल कमेटी में होनी थी। जब तक इस दावे पर फैसला नहीं आता, गुलाम इसाकजई ही अफगानिस्तान का प्रतिनिधित्व करते रहेंगे, लेकिन अभी उन्होंने बोलने से मना कर दिया है। तालिबान की अंतरिम सरकार में शामिल कई मंत्री यूएन की प्रतिबंधित लोगों की लिस्ट में भी शामिल हैं। ऐसे में तालिबान को मंच देना यूनाइटेड नेशंस के लिए किरकिरी साबित होगा। पिछले तालिबान शासन के दौरान भी यूएन ने नॉर्दर्न अलायंस के प्रतिनिधि को मान्यता दी थी, तालिबान को नहीं। दूसरी सुर्खी थाईलैंड से है। यहां पर हचक के बाढ़ आई है। थाईलैंड में टोटल 76 स्टेट हैं, जिसमें से 30 में बाढ़ आई है। 70,000 से ज़्यादा घर प्रभावित हुए हैं। मीडिया रप्टों की माने तो इसके चलते अब तक 6 लोगों की मौत हो चुकी है और सबका फोकस राजधानी बैंकॉक को बचाने में जुटा है। क्यों? क्योंकि वहाँ पर कई ऐतिहासिक इमारतें हैं, आर्कियोलॉजिकल अवशेष हैं, जिनकी सुरक्षा ज़रूरी है और इसलिए वहाँ सेना तैनात की गई है। राजधानी बैंकॉक में फ्लैश फ्लड्स की आशंका भी जताई जा रही है। उधर चक्रवाती तूफान के चलते नदियों का पानी सीमा से बाहर निकलकर लगातार रिहायशी इलाकों में दाखिल हो रहा है। हालिया दशकों में ये थाईलैंड की सबसे भयंकर बाढ़ है। इससे पहले 2011 में भी भयानक बाढ़ आई थी और तब बैंकॉक में 500 से ज़्यादा लोग मारे गए थे। क्योंकि भारत से कई लोग बैंकॉक जाते हैं, इसलिए हमें ज़रूरी लगा कि बता दिया जाए कि फ़िलहाल वहाँ पर बाढ़ है। आज की तीसरी और आखिरी सुर्खी कोरोना महामारी से जुड़ी है। आपदा का असर पूरी तरह खत्म नहीं हुआ, लेकिन इंसान ने महामारी पर विजय पाने की शुरुआत कर दी है। क्यूबा ने अपनी स्वदेशी वैक्सीन अब्दाला का निर्यात शुरू कर दिया। पहली कड़ी में खेप वेनेजुएला और वियतनाम भेजी गई। अमेरिका ने, हम जानते हैं कि क्यूबा पर तमाम प्रतिबंध लगा रखे, इसके बावजूद उसने उपलब्ध संसाधनों के दम पर कोरोना की 5 वैक्सीन विकसित की, जिनमें से 2 को अप्रूवल मिल चुका है। इस साल के अंत तक क्यूबा ने अपने सभी नागरिकों को फुली वैक्सीनेट करने का लक्ष्य भी रखा है। अब जापान की बात भी कर लेते हैं। यहाँ कोरोना के मामलों में लगातार गिरावट दर्ज की जा रही है और इसके बाद सरकार ने स्टेट ऑफ इमरजेंसी को हटाने का ऐलान किया है। जी, जापान में पिछले 6 महीनों से इमरजेंसी थी और इसी इमरजेंसी के दौरान टोक्यो ओलंपिक और पैरालंपिक का सफल आयोजन भी हुआ।
वैसे कोरोना की बात कर रहे हैं, क्यूबा और जापान घूम लिए तो वापस भारत भी आ जाते हैं। 27 सितंबर 2021 को भारत में कोरोना से 179 लोगों की मौत हुई। हर मौत दुखदाई है, फिर भी मार्च 2021 के बाद से एक दिन में हुई ये मौत की सबसे छोटी संख्या है। पर याद रखिए, कोरोना पर पूर्ण विजय अभी बाकी है, इसलिए सतर्कता बनाए रखें और टीका तो लगवा ही लें। आज का दुनियादारी यहीं समाप्त होता है। हमारे साथ ही कल फिर आपके सामने दुनियादारी का एक नया एपिसोड लेकर हाजिर होंगे, ऐसी उम्मीद है। तब तक के लिए शुक्रिया। शुभ रात्रि।